नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। बड़ौदा उपचुनाव की जंग काफी दिलचस्प हो चुकी है, इसीलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बड़ौदा उपचुनाव की, क्योंकि दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बाद अब खुद मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए पहुंच चुके हैं। बड़ौदा के चुनावी रण में सूबे के मुखिया मनोहर लाल भी कूद गए हैं। पार्टी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए चुनाव प्रचार की कमान अब मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में ले ली है। बड़ौदा उपचुनाव सभी सियासी दलों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। एक तरफ सत्तासीन दल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए नाक का सवाल। उधर इनेलो इस चुनाव को साख का सवाल बता रही है। ओपी चौटाला भी गांव-गांव जाकर अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने में लगे हैं और अब मुख्यमंत्री का गांव-गांव जाकर योगेश्वर दत्त की जीत के लिए वोट की अपील करना भी साफ-साफ देखा जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज वो कई गांव में जाने वाले हैं और योगेश्वर दत्त के लिए वोट मांग रहे हैं। इस वक्त एक धनाना गांव में वो जनसभा करके निकले हैं। मुख्यमंत्री जी, बड़ौदा में आज आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस प्रकार का माहौल लगता है? लोगों से बात आप देख रहे हैं, मेरी 2 सभाएं हुई हैं, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, पूरा उत्साह है और निश्चित रूप से हजारों की संख्या में हम मार्जिन के साथ जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी, किस तरीके का कार्यक्रम आज का है और अगले जो 2-3 दिन है? कार्यक्रम अभी और हैं और फिर उसके बाद हमारे कल डिप्टी सीएम के कार्यक्रम हैं, परसों फिर मेरे कार्यक्रम हैं। हमारे कुल मिलाकर 14 कार्यक्रम जो 3 दिनों में हो जाएंगे। पूरे क्षेत्र की जो अब ऐसे पहुंच जाएगी हजारों की संख्या। कृषि विधेयकों की आपने बात की और बड़ा बयान आपने आज दिया कि एमएसपी नहीं खत्म होगा, आप राजनीति छोड़ देंगे, बड़े विश्वास से आपने कहा। ये यहाँ किसानों का हम कह सकते हैं ज्यादा वोटर है, मतदाता किसान है, तो क्या लग रहा है आपको इनका असर पड़ेगा कृषि विधेयक? कांग्रेस के झूठ को हमें इनको लोगों को आगाह करना है कि झूठ बोलते हैं। सत्य बात यह है कि एमएसपी भी लगातार रहेगी, मंडियां भी रहेंगी और इनको एक अलग रास्ता एमएसपी से ज्यादा बेचने का वो भी इनको मिलेगा, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मुझे कैंडिडेट मान के वोट करें लोग। अगर कैंडिडेट जो उनके इंदुराज भालू हैं वो कह रहे हैं कि मुझे कैंडिडेट समझें। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इसी में से उनकी जो हताशा है वो ध्यान में आ रही है और इस हताशा से ही वो ये बात कह रहे हैं कि उनका कैंडिडेट खराब है। हम अपने कैंडिडेट के नाम से मांगेंगे, हमारे कैंडिडेट के उस कैंडिडेट के मुकाबले में लोग जो है निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। कितने वोटों से जीत रहे हैं मुख्यमंत्री जी? कम से कम 15,000 से। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि करीब 15,000 वोटों से बड़ौदा उपचुनाव में उनकी पार्टी फतह हासिल करेगी और जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, माहौल पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मुख्यमंत्री का तर्क है। बड़ौदा से कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। तो ये आपने सुना सूबे के मुखिया मनोहर लाल को। सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का, यानी बड़ौदा का। बड़ौदा उपचुनाव है और हमारे संवाददाता मनोज कुमार इस वक्त बड़ौदा में ही मौजूद। मनोज, अगर आज के सीएम के इस दौरे को देखते हैं, कई गांव का वो दौरा करते हैं और कहते हैं कि अगर एमएसपी खत्म होगा तो राजनीति तक मैं छोड़ दूंगा, एक ये बड़ा बयान। दूसरा ये कि 15,000 वोटों से मैं जीत रहा हूं। जब आपने सवाल किया, जब ये 2 बड़ी बातें एक प्रदेश का सीएम कहता है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा सीरियसनेस उसमें झलक रही है और कॉन्फिडेंट भी वो दिख रहे हैं अगर वो कह रहे हैं कि मैं इतने मार्जिन से इन चुनावों को जीतने वाला हूं। जी बिल्कुल राज, देखिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा और आंकड़ा दिया बाकायदा उन्होंने कि 15,000 वोटों से उनकी पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी। लेकिन अगर पिछला चुनाव हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी थी। महज 4,000 से के करीब जो वोट थे उनसे योगेश्वर दत्त चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि 15,000 के मार्जिन से, खासकर अगर मुख्यमंत्री के दावे की बात करें तो वो दावा कर रहे हैं 15,000 से चुनाव जीतेंगे। और इसका कारण हम समझ सकते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में 37,000 वोट करीब भारतीय जनता पार्टी को पड़े थे और 32,000 के करीब वोट जननायक जनता पार्टी को पड़े थे। तो बीजेपी का ये भी मानना है कि अगर ये दोनों वोट इकट्ठे कर दिए जाएं और ये भी मान लिया जाए कि पिछले जितने वोट मिले थे नहीं भी मिलेंगे तो भी कंफर्टेबली वो चुनाव जीतेंगे। और 10-15 हज़ार जो आंकड़ा बता रहे हैं, हालांकि कितना सही होगा ये देखना होगा, लेकिन ये लग रहा है बीजेपी को कि जजपा के साथ आने से उनकी राह आसान हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड पे स्थिति काफ़ी टक्कर की है, कांटे की टक्कर हो रही है। कांग्रेस कड़ा मुकाबला यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के लिए भी यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। मनोज, अगर पिछले चुनावों के इस आंकड़े को मान भी लिया जाए तो क्या जो कृषि
कानूनों का विरोध हो रहा है, खासतौर पर पंजाब में और कुछ हद तक कुछ जगहों पर हरियाणा में भी, तो क्या उसके बाद जो पिछली बार के आंकड़े थे जेजेपी और बीजेपी का, उन्हें अगर मिलाते हैं, जेजेपी के खिलाफ हो या बीजेपी के खिलाफ हो, कहीं उन कृषि कानूनों का असर पड़ता हुआ तो नहीं दिख सकता? आप खुद ग्राउंड जीरो पर है, किसानों की तरफ से क्या बातें की जाती है, वो कितने पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल राज, देखिए कृषि विधेयकों की अगर हम बात करें तो उसका असर जरूर इन चुनावों पर पड़ेगा। अगर कोई ये कहता है कि इनका असर नहीं पड़ेगा तो ये बिल्कुल बेमानी होगा, क्योंकि कृषि विधेयकों का असर किसानों पर सीधा असर पड़ेगा और किसानों में इस बात की चर्चा भी। अगर बड़ौदा की बात करें तो ज़्यादातर ये ग्रामीण परिवेश है, ज़्यादातर मतदाता किसान हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से कृषि विधेयक पारित हुए यहाँ पर भी हमें काफ़ी विरोध देखने को मिला था, और मुख्यमंत्री भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, और इसीलिए उन्होंने आज बिल्कुल ताल ठोक कर बड़ा ऐलान ये किया कि एमएसपी भी जारी है, मंडी भी जारी। उन्होंने ये कहा कि 1 महीने पहले जब इस पर सवाल उठाए जा रहे थे तो मैंने कुछ बोला नहीं, 1 महीने बाद आज मैं पूछता हूँ विपक्षियों से कि मंडी भी चल रही है और एमएसपी पे धान भी खरीदा गया है, और अगर भविष्य में कभी एमएसपी खत्म हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस प्रकार का दावा मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, लेकिन देखना होगा किसान उनकी बात को समझेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मतदाता किसान ही हैं। जी बिल्कुल मनोज, और शायद एमएसपी को लेकर जो बयान दिया वो इसलिए भी कि जो किसानों के मन में संशय है वो संशय दूर हो सके, और शायद इसीलिए इतनी बड़ी बात भी सीएम कह गए। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने पीछे का नजारा भी दिखाएं और ये भी बताएं कि आप इस वक्त क्या किसी रैली में हैं, अगर रैली में है तो किसकी ये रैली है और क्या माहौल है? बिल्कुल राज, इस वक्त मैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के भंडेरी गांव के पास हूं, और यहाँ पर एक कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है। जैसा कि हम किसानों की बात कर रहे थे, तो किसानों के मुद्दे को कांग्रेस भुनाना चाहती है, और यही वजह कि ट्रैक्टर रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया। दीपेंद्र हुड्डा जो कि राज्यसभा सांसद हैं हरियाणा से, उनकी अगुवाई में ये रैली निकलेगी। आप देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नज़र आएंगे। दीपेंद्र हुड्डा के यहाँ फोटो लगे हुए हैं, तस्वीर लगी हुई है, कांग्रेस का निशान आपको दिखाई दे रहा है, और इस ट्रैक्टर रैली को कई गाँवों से होकर ले जाया जाएगा और किसानों के बीच जाकर, मतदाताओं के बीच जाकर दीपेंद्र हुड्डा जो वोट की अपील है वो करने जा रहे हैं। और दीपेंद्र हुड्डा की बात करें या भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, उन्होंने एक तरीके से इसे अपना चुनाव बना लिया है। जो उनके कैंडिडेट हैं इंदुराज नरवाल, उनसे ज़्यादा चर्चा यहाँ दीपेंद्र हुड्डा की या भूपेंद्र हुड्डा की होती है, और भूपेंद्र हुड्डा कह भी चुके हैं कि यहाँ के मतदाता ये समझ लें कि वो खुद ही कैंडिडेट हैं, इंदुराज नरवाल को भी कैंडिडेट माने और मुझे भी माने, और यही वजह कि दोनों ने जोर लगा रखा है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस बात को जोर देकर आज कहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से सिर्फ बापू और बेटा ही दिखाई देते हैं, दूसरा कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बात में तो कोई तो रह नहीं, दोनों नेताओं ने बहुत जोर लगा रखा है कांग्रेस की तरफ से। बाकी नेता भी प्रचार करते हैं, लेकिन उतनी गंभीरता के साथ या उस पैमाने पर नहीं कर रहे हैं, ये भी सच्चाई है। जी बेहद शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली है, और दीपेंद्र हुड्डा इस रैली में कुछ देर के बाद नजर भी आएंगे। बहरहाल बेहद शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए, और अपडेट्स के लिए हम लौटते रहेंगे आपके पास। लगातार हर अपडेट, हर खबर बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक इंटरेस्ट लेवल ज्यादा रहता है जब चुनावों से अलग उपचुनाव देखने को मिलता है, तो पूरे प्रदेश की नजर उस पर रहती है। कुछ ऐसा ही बड़ौदा उपचुनाव के लिए भी होता हुआ। और चलिए अब आपको बड़ौदा में चुनाव प्रचार के दौरान कृषि कानूनों पर दिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वो बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर एमएसपी खत्म हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा। हमारे किसान भाई थोड़ा सा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ भी कह दिया तो बहुत जल्दी बहक भी जाते हैं। हमने कहा महीने भर बात करेंगे। आज मुझे बताओ, एमएसपी खत्म हुई क्या? मंडियां बंद हुई क्या? तो कैसे बंद हो जाएगी? ये मंडियां तो रहेंगी। कानून में ये बताया गया कि मंडी से बाहर अगर ज्यादा भाव से आपकी चीज बिके तो जाके बेच के आओ, नहीं तो मंडी में आके अपने एमएसपी और बेचो। पहले एक दुकान होती थी, उसको 2 दुकान मिल गई। सरकारी दुकान तो मंडी है, प्राइवेट दुकान बाहर है। कोई किसान सस्ता अगर कहीं बिकेगा तो वहां बेचेगा, जहां महंगा बिकेगा वहीं बेचेगा ना। तो एमएसपी की गारंटी हमने दी है, और एमएसपी लागू रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी। और मैं घोषणा करता हूं कि एमएसपी खत्म होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा भाइयों।
चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। खबर निकिता हत्याकांड से जुड़ी। निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए छात्र सड़कों पर लगातार डटे हैं। अग्रवाल कॉलेज के बाहर छात्रों का धरना अभी भी जारी है। हालांकि रात में छात्रों के टेंट पुलिस ने उखाड़ दिए थे, बावजूद इसके छात्र कॉलेज के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे हैं। विद्यार्थियों की मांग है कि निकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। वहीं छात्रों को करणी सेना का साथ भी मिल चुका है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि पूर्व सीपीएस शारदा राठौर भी इनके समर्थन में उतरी है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं बल्लभगढ़ का। संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, एक तरफ हम देख रहे हैं कॉलेज के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता यहां पर पहुंचे, परिवार को ढांढस बंधाया और साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा था। अभी क्या अपडेट्स इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो निकिता के घर पर मैं मौजूद हूं और इस समय की बड़ी खबर यह है कि एसआईटी की टीम दोबारा से निकिता के घर पर पहुंची है। एसीपी क्राइम है अनिल यादव, उनके नेतृत्व में ये टीम निकिता के घर पहुंची है और बंद कमरे के अंदर पूछताछ हो रही है। उसके माँ बाप से बातचीत की जा रही है। एसआईटी की पूरी तरह कोशिश ये है कि इस तरीके के सबूत इकट्ठे किए जाएं कि किसी भी तरह से जो आरोपी हैं उन्हें बख्शा ना जा सके, कठोर से कठोर सजा उनको दिलाई जा सके। ये कोशिश एसआईटी की चल रही है। इसके अलावा आज हमने देखा कि परिवार की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि परिवार ने कहा कि एसआईटी में जिस टीम को शामिल किया गया था, पहले जो टीम शामिल की गई थी, उस टीम के पास आरोपियों के परिवार से फोन आ रहे थे। तो उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि एसआईटी में एक ऑफिसर को वो और शामिल करना चाहते हैं। तो अब एसआईटी के जो एसीपी हैं जिनके नेतृत्व में टीम बनी है, वो घर पर पहुंचे हैं। बंद कमरे के अंदर पूछताछ चल रही है। और वहीं अगर मैं बात करूं तो आज पूरे दिन यहाँ पर नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहा। सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग पहुंचे हैं। राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हुई है और सबकी बात सबने सिर्फ एक बात कही है कि पूरी कोशिश सबकी इस बात को लेकर है कि किस तरीके से परिवार को इंसाफ दिलाया जा सके, निकिता को इंसाफ दिलाया जा सके। हम कोशिश करते हैं इस बात की कि जो अधिकारी पहुंचे हैं, एसआईटी के जो इंचार्ज हैं अनिल, वो जी निकले हैं, उनसे बात करने की कोशिश होगी कि वो क्या कहते हैं। उनसे बात करने की बार कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं पूरे मामले में। ये देख सकते हैं कि एसआईटी की टीम जो है पूरी सवाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवालों का जवाब निकलने की कोशिश है। अभी बात करने की कोशिश हम करते हैं। किन लोगों से बात हुई है सर? परिवार से बात हुई? क्या कहा परिवार ने? कोई बात हो पाई है? कोई परिवार से बात हुई है? भरोसा जताया परिवार ने भरोसा जताया। परिवार को क्या कहा? इंसाफ मिलेगा परिवार को? तो ये पूरी तरह से अभी चूंकि मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए एसआईटी की टीम के जो अधिकारी हैं खुलकर मीडिया के सामने अभी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से कोशिश इस बात की है, एसआईटी की पुलिस प्रशासन की ये कोशिश है कि किसी भी तरह से जो आरोपी हैं उनको बख्शा ना जाए। और यही वजह है कि एसआईटी की टीम जो जांच कर रही है, उस जांच की डिटेल अभी फिलहाल शेयर नहीं करना चाहती है। क्योंकि अगर एसआईटी की टीम का तर्क यह है कि अगर कोई स्थिति आती है, ऐसी स्थिति में कहीं आरोपियों को इसका फायदा ना मिले, इसलिए पूरी तरह से अभी खुलकर कुछ नहीं बोले हैं। एसीपी क्राइम हमारे साथ थे, कोशिश हमने लगातार की उनसे बात करने की, लेकिन फिलहाल सिर्फ वो इतना कहकर निकले हैं कि पूरी तरह से इंसाफ दिलाया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, सजा दिलाई जाएगी। और इसके लिए कोशिश एसआईटी की टीम से की जा रही है। अभी अब से कुछ देर पहले आप पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता यहाँ पहुंचे थे और अब कुछ देर में जो बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं विवेक बंसल, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जो कुमारी शैलजा है, वो यहाँ पहुंचने वाली हैं। क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार कांग्रेस पर इस बात के आरोप लग रहे थे, क्योंकि जिस आरोपी का नाम आ रहा है वो आरोपी कांग्रेस के विधायक का रिश्तेदार बताया जा रहा था और इसीलिए लगातार इस बात के आरोप लग रहे थे कि यह मामला पूरी तरह से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो फिलहाल की स्थिति यह है कि अब से कुछ देर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचेंगे। कोशिश इस बात की है कि चूंकि आरोपी जो था वो कांग्रेस से एक जो नेता है, विधायक हैं, काफी पुराने नेता रहे हैं, उनके परिवार का है। तो कांग्रेस की तरफ से कोशिश ये है कि जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं उनसे पीछा छुड़ाया जाए और इसलिए कांग्रेस के नेता भी अब से कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे। तो फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो पूरी तरह से गर्मा गर्मी का माहौल यहाँ फरीदाबाद में बना हुआ है। तमाम सामाजिक संगठन, तमाम पार्टियों के नेता लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और कोशिश सबकी ये कि पूरी तरह से परिवार जो है उसको सांत्वना दी जाए, परिवार को ये समझाया जाए कि हम आपके साथ हैं, संकट की इस घड़ी में आपके साथ हैं। और पूरी तरह से परिवार को ये विश्वास दिलाने की कोशिश हो रही है। जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं वो इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक लड़की एग्जाम देने जाती है, एग्जाम देकर बाहर निकलती है और उसी समय एक सरफेरा आता है, गोली
लेता है और सर में गोली मारकर फरार हो जाता है। तो लड़कियों की सुरक्षा की जो चिंता है, बेटियों की सुरक्षा की जो चिंता है, वो लोगों को लगातार निकिता के घर तक पहुंचा रही है। लगातार माहौल दीपक, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं क्योंकि आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भी यहां पर पहुंच रहे हैं। जब कांग्रेस के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने हत्या की वो करीबी रिश्तेदार आफ्ताब अहमद के जो नूह से विधायक है उनके बताए जा रहे हैं, ऐसे में जो कांग्रेस नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, क्या जो लोग हैं उन्हें विरोध भी लोगों का झेलना पड़ रहा है कांग्रेस नेताओं को? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि यहाँ की जो स्थिति है वो स्थिति है कि विरोध किसी कांग्रेसी नेता को नहीं झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस के करण दलाल कल यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरोपी चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित हो, किसी भी पार्टी के रिश्तेदार हो, किसी भी पार्टी के नेता के रिश्तेदार हो, उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है या किसी और पार्टी का है। बेटी की हत्या हुई है, नृहंस हत्या हुई है, सरेआम हत्या हुई है। तो ऐसी स्थिति में पूरी तरह से सरकार को उनके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। सरकार को पूरी तरह से कठोर सजा दिलाई जानी चाहिए। और जब इस तरह की बातें कांग्रेस के नेता करते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार और आसपास के जो लोग हैं उनके मन में इस बात का विश्वास होने लगता है कि एक परिवार को अगर छोड़ दिया जाए, जिस परिवार का ये आरोपी है उस परिवार को छोड़ दिया जाए, तो बाकी धीरे धीरे कांग्रेस के नेताओं का पहुंचना शुरू हुआ है। और वो विश्वास इस बात का दिला रहे हैं कि किसी भी तरह से कांग्रेस के उस नेता के परिवार के साथ वो नहीं है। वो पूरी तरह से पीड़िता के साथ है, पीड़िता के परिवार के साथ है, उस बेटी के साथ है जिसकी हत्या कर दी गई है। धीरज, चलिए, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर पहुंच रही है, बड़े लीडर्स यहां पर पहुंच रहे हैं और उसके साथ साथ अधिकारी भी यहां पर आ रहे हैं। हमने आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाई, एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची थी और जांच को आगे बढ़ाने के लिए परिवार से भी बातचीत लगातार हो रही है और दूसरी तरफ कॉलेज के बाहर धरना भी लगातार जारी है। खबर बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ में रेप पीड़ित और उसके परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं हमले में पीड़ित परिवार के 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। उधर पुलिस ने पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह मैं अपने घर की साफ सफाई कर रही थी, तो साफ सफाई कर रही थी तो फिर ऋषभ भारद्वाज आया, बोला कि केस उठा ले। तो मैंने बोला कि मैं नहीं उठाऊंगी, मैं कानून के तरीके से चलूंगी, जो भी मेरे को कानून इंसाफ देगा मैं उसमें खुश हूँ। तो फिर बोला कि उठाती है या नहीं। मैंने बोला मैं नहीं उठाऊंगी। तो बोला कि मेरे पास तेरी फ़ोटोज़ और वीडियो है, मैं वायरल कर दूंगा, नहीं तो केस उठा। मैंने उसको बहुत मना किया। उसने मेरे को माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ भी दी। तो मैंने बोल दिया कि मैं केस नहीं उठाऊंगी, मैं कानून के तरीके से चलूँगी। उसके बाद उसने मेरी छाती पे हाथ डाला, फिर मेरे को घसीटते हुए सर गली में लेके गया ज़बरदस्ती। मेरे पूरे पैर और हाथ पे पूरे पे आप देख सकते हो चाहे तो मैं नहीं छोड़ दूँगा। उसने मेरे को नहीं छोड़ा सर। कैसे न कैसे करके मैं अपनी जान बचा के निकली। मेरी दादी को भी पिटा, उसने ईंट मारी मेरी दादी को भी। कैसे न कैसे करके मैं लाइन पर थाने तक पहुँची, लेकिन वहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ रेप किया। 3 लोग हो रहे हैं और एक ये है वकील का लड़का। हम थाने के चक्कर भी लगा चुके हैं बहुत ज़्यादा। अभी पिछले कुछ दिनों से ये लड़का हमें हर रोज़ धमकी दे रहा है, या तो अपना केस उठा लो, घर बेच के निकल जाओ यहाँ से अगर जीना चाहते हो तो। हमने बोला हम कानून से लड़ रहे हैं, हमें लड़ने दो, आप क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब कानून हमारा कुछ नहीं करेगा। मैं वकील का बेटा हूँ। बहुत बार ऐसा हो चुका सर, बच्चों को भी धमकियाँ देते हैं, सरेआम आते जाते हैं। अब पुलिस से क्या मांगे, क्या चाहते हैं? सर हमारा न्याय करो ना, हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। लड़कियों कब तक लड़कियों के साथ अन्याय करेंगे सर। हॉस्पिटल से रुका आया है कि 5 आदमी लड़ाई झगड़े में दाखिल हुए हैं और उसके लिए हेड कांस्टेबल गया हुआ है बयान लेने के लिए। जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करके वो आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सोनीपत से। सोनीपत में बदमाश बेखौफ हैं। शायद इसीलिए दिन दहाड़े बदमाश हरियाणवी गायक
सुमित गोस्वामी के घर के बाहर फायरिंग करते नजर आए। बदमाशों ने बकायदा इसका वीडियो भी बनाया जिसमें वो हाथ में तमंचा लिए सरेआम फायरिंग करते नजर आते हैं। घर के बाहर शरेआम फायरिंग करते इन बदमाशों को लगता है पुलिस का कोई डर नहीं। ये तस्वीरें सोनीपत के गांव दतौली की हैं और ये वीडियो हरियाणवी गायक सुमित गोस्वामी के घर के बाहर की है। बेखौफ इन बदमाशों ने एक के बाद एक कई राउंड हवाई फायर किए, गायक को घर से बाहर बुलाकर जान से मारने की धमकियां देते रहे और ये वीडियो भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद इन बदमाशों ने ही रिकॉर्ड कर वायरल कर दी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई, मामला दर्ज किया गया और इन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। इस मामले में अजीत सनोप रामकिशोर के स्टेटमेंट पे एफआईआर लॉन्च की गई है। 4 लड़के कल यहाँ गोस्वामी के घर के बाहर दतौली में आए जिन्होंने वहाँ पे आके हवाई फायर किए। पहचानू ये कौन थे, कहाँ? हाँ, उसमें पहचान कर ली गई है। एक एक्यूज की पहचान कर ली है, वो गोलू है और पुत्र प्रहलाद का, और ये अपना चादरपुर ढानी हासी में पड़ता है और उसके ये 3 उसके दोस्त हैं। मामला दर्ज कर लिया गया? मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली के रहने वाले एक नौजवान ने गायक सुमित व उनके एक अन्य साथी पर इल्जाम लगाते हुए खुदकुशी कर ली थी और यह बदमाश मृतक अमन के ही जानकार बताए जा रहे हैं, जो बदला लेने की नियत से हरियाणवी कलाकार सुमित के घर जा पहुंचे, उसे जान से मारने की धमकियां देते रहे और कई राउंड हवाई फायर करते रहे। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और जिस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जहां एक तरफ बड़ौदा में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है तो वहीं दूसरी ओर ऐसी वारदात का सामने आना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करता है। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।